सौतेली भैंस, माँ और काले चीते का हमला। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल में एक भैंसा अपनी पत्नी और बेटे ढोलू के साथ रहता था। उनका बहुत ही खुशहाल परिवार था। ढोलू अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और दूसरे बच्चों के साथ मिलता जुलता नहीं था, बस अपनी माँ के साथ ही खेलता रहता था, उसके आस पास ही घूमता रहता था। एक दिन ढोलू और उसकी माँ जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर काले चीते पर पड़ती। काले चीते को देखकर भैंस डर जाती। बेटा ढोलू, भागो यहाँ से, इससे पहले कि काले चीते की नजर हम पर पड़े। यूं भैंस ढोलू को लेकर वहां से भागने लगती है कि तभी काले चीते की नजर उन पर पड़ जाती। वो उनका पीछा करता है। ढोलू छोटा होने की वजह से ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था। ये देखकर भैंस अपने मन में कहती, अरे अब मैं क्या करूं? वो काला चीता हमारे करीब आ रहा है और मेरा बच्चा बहुत छोटा है, वो भाग नहीं पा रहा। इससे पहले कि वो काला चीता मेरे बच्चे के करीब आए, मुझे अपना रास्ता बदलना होगा ताकि उसकी नजर मेरे बच्चे से हट जाए। ये सोचकर भैंस ढोलू से कहती है, ढोलू तुम जल्दी से अपने पिताजी के पास जाओ, तब तक मैं इस चीते का रास्ता बदलती हूँ। पर माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, मैं उस काले चीते को संभाल लूंगी, तुम जल्दी से जाओ। ये कहकर भैंस अपना रास्ता बदल देती। ये देख काला चीता भैंस के पीछे भागता और उस पर हमला कर उसे मार डालता। ये सब दूर से ढोलू देख लेता है और वो रोते हुए अपने पिता के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। ढोलू बहुत छोटा था, रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। एक तो वो बहुत छोटा था और ऊपर से माँ के दूध के अलावा वो कुछ खाता नहीं था। ये देख भैंसा ढोलू के लिए सौतेली माँ लाता है। बेटा ढोलू, तुमने पिछले 2 दिनों से दूध नहीं पिया, ये देखो मैं तुम्हारे लिए माँ लेकर आया हूँ। ये तुम्हें दूध पिलाएगी और तुम्हारे साथ खेलेगी भी। क्या सच में? माँ, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? ये कहकर ढोलू भागते हुए अपनी सौतेली माँ के पास जाता है और प्यार से उसे चाटने लगता है। ये देख भैंसा कहता है, देखो ये मेरा बेटा है, तुम्हें इसका ख्याल रखना है, ये माँ के दूध के अलावा कुछ नहीं खाता। तुम अब ढोलू की चिंता छोड़ दो, मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगी, इसे कभी कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। ये सुनकर भैंसा वहां से चला जाता है। ढोलू बहुत खुश था कि तभी वो नई माँ ढोलू को एकदम से खुद से दूर धकेल देती। ढोलू चौंक जाता है। माँ क्या हुआ? तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? देख, ना तो तू मेरा बेटा है और ना मैं तेरी माँ हूँ। मैंने तेरे पिताजी से इसलिए शादी की ताकि मुझे बैठे बिठाए भोजन मिल सके, समझा? माँ, तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? माँ, मुझे बहुत भूख भी लगी है, मुझे दूध पीने दो। अरे ओ मनहूस, मैं भला तुझसे मजाक क्यों करूंगी? पहले तो तूने अपनी माँ को खो दिया और अब तो मुझे भी मारने की सोच रहा है। मैं तुझे अपना दूध कभी नहीं पिलाऊंगी। चुपचाप घास चढ़ने की आदत डाल ले, और हाँ, फिर कभी मुझे माँ कहकर मत बुलाना, समझा? अगर तेरे पिताजी को ये बात पता चली तो मैं तेरी जान ले लूंगी, याद रखना। इस तरह ढोलू की नई माँ उस पर सौतेला बर्ताव करने लगती है। भैंसे के सामने तो ढोलू के साथ अच्छे से पेश आती थी, पर उसके जाते ही उसके साथ बुरा व्यवहार करती थी। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। भैंस एक बच्चे को जन्म देती है। वो उसे पीकू कहकर बुलाती थी, उसे दूध पिलाती थी, उसका अच्छे से ख्याल रखती थी, उसके साथ खेलती थी। ये सब देख ढोलू बहुत उदास होता था। वक्त के साथ साथ ढोलू एक ताकतवर और जवान भैंस बन गया। एक दिन पीकू जंगल में घूम रहा था कि उधर से गुजर रहे काले चीते की नजर पीकू पर पड़ती। पीकू काले चीते को देखकर डर जाता है। देखो, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैं काफी देर से शिकार ढूंढ रहा था, अब जाकर तू मेरे हाथ लगा और तू कह रहा है कि मैं तुझे छोड़ दूं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चीता पीकू पर हमला करने ही जा रहा था कि वहां ढोलू आ जाता है। रुक जा काले चीते, अगर मेरे भाई को थोड़ी सी भी खरोच आई तो तेरी खैर नहीं। तूने मेरी माँ को मारा, तब मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर अब नहीं, मैं तुझे अपने भाई का शिकार नहीं करने दूंगा। तू क्या मुझे रोकेगा? पहले तो तू अपनी खैर मना। पीकू, तुम डरो नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, इससे मैं रोकता हूँ।
पीकू भागता हुआ अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। वहीं दूसरी ओर काला चीता ढोलू पर हमला करता है। ढोलू अपनी सींग से उस हमले को रोकता है और उल्टा चीते पर हमला कर देता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई हो रही थी कि तभी वहां भैंस और भैंसा आ जाता है और वो पीकू की मदद करने के लिए काले चीते से लड़ जाता है। काला चीता इन तीनों की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देख तीनों चैन की सांस लेते हैं। इसके बाद ढोलू की नई माँ उससे कहती, बेटा ढोलू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तुम भूख से तड़प रहे थे पर मैंने तुम्हें दूध का एक कतरा भी नहीं दिया और ना ही कभी प्यार से तुम्हें अपने करीब लिया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुमने अपनी जान की परवाह न करते हुए पीकू की जान बचाई। मुझे माफ कर दो बेटा। माँ, आप मुझसे माफी मत मांगो। भले ही आपने मुझसे नफरत की हो, पर मैंने आपको अपनी माँ और पीकू को अपना छोटा भाई ही माना है। उस दिन से ढोलू अपनी माँ और भाई के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारने लगा। गाय की कीमत। एक बार की बात है, जंगल में अकाल की वजह से सारे पेड़ पौधे और तालाब सूख गए थे। पानी और भोजन की कमी से जानवरों का हाल बेहाल हो रहा था। वो जंगल छोड़कर जाने की सोच रहे थे। उसी जंगल में गौरी नाम की एक गाय रहती थी जो बहुत ही शांत स्वभाव और दयालु थी। एक दिन गौरी लोमड़ी को लेकर शेर के पास जाती है। अरे तुम दोनों यहाँ, कहो कैसे आना हुआ? गौरी शेर को जंगल का हाल सुनाती है। महाराज, कुछ कीजिए, बचा लीजिए हम सबको। अरे मैं कोई जादूगर या तांत्रिक नहीं हूँ जो जंगल को फिर से हरा भरा कर दूँ। अगर जानवर जंगल छोड़कर जाना चाहते हैं तो जाए, मुझे क्या, मैं भी तो परेशान हूँ। अब तुम लोग यहाँ से जाओ, मुझे आराम करना है। शेर की बातें सुन गौरी और लोमड़ी उदास हो जाते और वहां से चले जाते। इसका कोई ना कोई हल तो जरूर होगा। हम यूं हमारे जंगल को छोड़कर जा तो नहीं सकते। यहाँ से कुछ मीलों की दूरी पर एक उल्लू है जो बहुत ही बुजुर्ग है। चलो उनसे मदद मांगते हैं, शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। यूं लोमड़ी और गौरी उल्लू के पास जाते हैं और उल्लू से मदद मांगते हैं। एक रास्ता है पर वो बहुत ही कठिन है, शायद उसमें तुम लोगों की जान भी जा सकती है। ये सुनकर लोमड़ी बोली, क्या? अरे जान बची तो लाखों पाए, अगर ये जंगल नहीं तो कोई और ही सही। जंगल के चक्कर में कौन अपनी जान गंवाएगा? मैं तो नहीं। गौरी चलो चलो यहाँ से चलते। नहीं लोमड़ी, मैं जंगल को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ उल्लू बाबा, क्या करना है? 7 दिन तक तुम्हें अपने तीनों पैरों पर बिना पानी और भोजन की तपस्या करनी पड़ेगी। अगर कुछ भूल चूक हो गई तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। ठीक है, मुझे मंजूर है। यूं गौरी अपने तीनों पैर पर खड़ी होकर तपस्या करने लगती है। 2 दिन बीत जाते हैं। गौरी ना तो कुछ खाती है और ना ही कुछ पीती। गौरी के पास धीरे धीरे जानवर इकट्ठा होने लगे। वो सब गौरी को तपस्या छोड़ने के लिए मना रहे थे। गौरी 2 दिन बीत गए, देखो छोड़ दो अपनी जिद और कुछ खा लो। नहीं, मैं अपनी तपस्या पूरी करके ही रहूंगी। गौरी की हालत धीरे धीरे खराब हो रही थी, फिर भी वो हार नहीं मान रही थी। पूरे 7 दिन तपस्या में लगी रहती है और गौरी की तपस्या पूरी होते ही बारिश होती है। ये देखकर सारे जानवर खुश हो जाते और गौरी का धन्यवाद करते हैं। तभी उल्लू कहता है, गौरी, आज तुम्हारी वजह से जंगल में बारिश हुई है। हम जानवरों को तुम्हारा एहसान कभी नहीं मानना चाहिए। यूं सब गौरी के गुण गा ही रहे थे और धीरे धीरे जंगल में फिर से हरियाली छा जाती है। तालाब पानी से भर जाता है। जब सारे जानवर गौरी की तारीफ कर रहे थे तो दूसरी ओर शेर के मन में गौरी के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगती है। वो अपने आप से कहता है, अरे थोड़ी सी तपस्या क्या कर ली, सारे जानवर इसके ही गुणगान गा रहे हैं। अगर ऐसा ही रहा तो ये सारे जानवर गौरी को ही जंगल की रानी बना देंगे और मुझे यहाँ से भगा देंगे। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे कुछ ना कुछ करके इस गौरी को जंगल से निकालना पड़ेगा। यूं शेर सोच में पड़ता है।
कि तभी वहाँ बाघ आता है। प्रणाम महाराज, आजकल जानवर गौरी की कुछ ज़्यादा ही इज्जत कर रहे हैं। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो गौरी को जंगल की रानी बना देंगे। अगर ऐसा ही रहा तो आपका क्या होगा? देखिए महाराज, मैं आपका वफादार नौकर हूँ और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो। बाघ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। आज से तुम मेरे खास मंत्री हो। धन्यवाद महाराज। गौरी का कुछ ऐसा करना होगा कि ये सारे जानवर खुद गौरी को जंगल से निकाल दें। यूं वो सोचने लगते हैं। अगले दिन सुबह लोमड़ी जंगल में घूम रही होती है कि उसकी नज़र कुछ मरे हुए जानवरों पर पड़ती है जिन्हें किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा था, उसका शिकार किया था। ये देखकर लोमड़ी घबरा जाती है और वो भागते हुए जाकर शेर को सारी बात बताती है। देखो, तुम सब सावधान रहो, मैं जल्द ही उस खूंखार दुश्मन को पकड़ लूँगा। ये सुनकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही हर दिन होने लगता है। जानवरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। ऐसे ही एक दिन गौरी किसी को बिना बताए किसी काम से पास के जंगल जाती है। गौरी को जाते हुए बाघ देख लेता है और वो शेर के पास आकर कहता है, महाराज, अब हमारे काम को अंजाम देने का वक्त आ गया है। गौरी पास के जंगल में गई हुई है। ठीक है, मैं लोमड़ी और बाकी जानवरों को लेकर आता हूँ, तुम तैयार रहना। बाघ वहाँ से चला जाता है। शेर बाकी जानवरों को इकट्ठा करके कहता है, देखो साथियों, मैंने सुना है कि वो खूंखार जानवर जो हमारे मासूम जानवरों को मार रहा है वो यही है। चलो मेरे साथ, आज उसकी खैर नहीं। यूँ शेर सारे जानवरों को लेकर वहाँ से निकलता है कि रास्ते में बाघ घायल होकर भागा भागा शेर की ओर आता है। और ये देखकर शेर कहता है, अरे बाघ, रुको, क्या हुआ तुम्हें? किसने तुम्हारा ये हाल किया? गुस्ताखी माफ हो महाराज, आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा। मैं जो कहने वाला हूँ वो सच है। अरे जल्दी से बताओ, क्या बात है? बात यह है कि ये सब गौरी का किया धरा है। वो पास के जंगल के शेर के साथ मिलकर ये सब कुछ कर रही है। वो हम सबको शिकार बनाकर शैतानी शक्तियाँ हासिल करना चाहती है। बंद करो अपनी बकवास। अगर गौरी के खिलाफ एक भी शब्द कहा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मुझे पता था आप लोग मेरी बात का विश्वास नहीं करोगे। आप सब मेरे साथ चलो। यूं बाघ शेर और जानवरों को गौरी की गुफा के पास ले जाता है। वहाँ जानवरों के कंकाल पड़े हुए थे। ये देखकर सारे जानवर हक्के बक्के रह जाते हैं। गौरी की कठोर तपस्या के बाद जैसे ही जंगल में बारिश हुई, हम सब ने उसकी बहुत इज्जत की, जिससे उसका घमंड बढ़ गया और वो ज़्यादा शक्ति हासिल करने के लिए पास के जंगल के शेर के पास चली गई और उसके साथ मिलकर अब वो ये सब कर रही है। बाघ ये सब बोल ही रहा था कि गौरी वहाँ आती है। आप सब यहाँ सब ठीक तो है ना? गौरी, कहाँ गई थी तुम? वो कुछ ज़रूरी काम से पास के जंगल गई थी। ये सुनकर सारे जानवर चौंक जाते हैं और गौरी को भला बुरा सुनाने लगते हैं। गौरी को अपनी सफाई में कुछ कहने का मौका ही नहीं देते। गौरी उदास होकर जंगल छोड़कर चली जाती है। ये देख शेर और बाघ मन ही मन खुश हो जाते। गौरी फिर कभी वापस जंगल लौटकर नहीं आई। गौरी के जाते ही जंगल में अकाल पड़ गया और फिर से जानवर भूख और प्यास से मरने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी कभी आंखों देखा और कानों सुना गलत हो सकता है। जो तुम्हारा भला चाहता है उस पर कभी शक मत करना।